उसके साथ एक पुख्ता उम्र की भरे भरे जिस्म वाली चौड़ी चकली औरत थी जिसने अरब औरतों का लिबास पहन रखा था। मैं पलंग पर उठ बैठा और ताज्जुब से उस औरत का मुंह तकने लगा। सोचने लगा कि सादिया ये अचानक किसको ले आई है। सादिया ने फौरन कहा, ये लैला है, हमारी अपनी औरत है। ये मुझसे तुम्हारे बारे में दरियाफ्त करने आई थी। तुम्हारे फरार की खबर काहिरा पहुंच चुकी है। मैंने लैला पर भरपूर निगाह डाली और कहा, क्या तुम्हें काहिरा से कोई सिग्नल मिला है? लैला ने बावकार गंभीर अंदाज में कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल तुम्हारे खून में जो महलूल इन यहूदी कुत्तों ने दाखिल किया है उसका एक ही इलाज है। ये कहकर उसने सादिया को साथ लिया और नीचे चली गई। मैं एक बार फिर हवा में मौल्लक हो गया। आध घंटे के बाद वो दोनों वापस आ गईं। लैला के हाथ में एक लंबा ग्लास था। सादिया ने कहा, ये दवाई पी लो, इससे तुम्हारा मैदा साफ हो जाएगा। लैला का कहना है कि ये दवाई तुम्हारे जिस्म से खतरनाक महलूल को खारिज कर देगी। मरता क्या न करता मैं कड़वी कसीली दवाई सारी की सारी पी गया। 15 मिनट बाद इसहाल शुरू हो गए। शाम तक मैं बिस्तर के साथ लग गया। रात नींद बेहोशी की आलम में गुजर गई। मौत का दिन तुलू हो गया था। मेरा पेट अब गर्म हो गया था। यकीनन ये धमाका खेज मवाद की गर्मी थी। महलूल फटने की तैयारियां कर रहा था। यहूदी साइंसदान ने जदीद तरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी से काम लेते हुए ये धमाका खेज महलूल तैयार किया था और इसकी तबाही का सबूत मैं तलबीब की जेल में अपनी आंखों से देख चुका था। फिर भला उस बद्दू औरत के देसी तिब्बी नुस्खे से क्यों कर बेअसर किया जा सकता है? कमबख्त उस लैला के जो शांदे ने मुझे हिलाकर रख दिया था। लैला जा चुकी थी। सादिया मेरी तीमारदारी में लगी थी। अंदर से वो भी खाइफ थी क्योंकि यहूदी डॉक्टरों की लियाकत और इजारी को वो भी खूब जानती थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि लैला के जो शांदे ने खतरनाक केमिकल्स को मेरे मैदे से निकाल दिया है। तुम देख लेना, अब कुछ नहीं होगा। मेरा दिल दीवार पर लगे क्लॉक की टिक टिक के साथ धड़क रहा था। फिर मेरे दिल की धड़कनें क्लॉक की टिक टिक से आगे निकल गईं। मुझे अपने जिस्म में से चिंगारियां फूटती महसूस होने लगी। इन चिंगारियों का मरकज मेरा पेट था जिसमें ऐसा लगता था कि अंगारे सुलगने लगे हैं। मैं अपने आप को सादिया के सामने बहुत संभाले हुए था, मगर जब क्लॉक ने 8:45 बजाए तो मेरा सांस तेज हो गया। मैंने किसी कदर हाँपते हुए सादिया से कहा कि वो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे। मैं उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो कभी नीचे स्टोर में जाती, कभी घबरा कर ऊपर आती। उस पर भी एक मुसलसल इस्तरारी कैफियत तारी थी। पूरे 9 बजे वो ये कहकर नीचे चली गई कि मेरे लिए तहफा बनाकर लाएगी, लेकिन मैं समझ गया कि वो मेरे पेट में होने वाले धमाके से डर कर भागी है। मेरा दिल मेरे पेट में आकर जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दोनों हाथों से पलंग की पेटियां थाम ली, फिर अपने पेट पर सरहाना रख कर ऊपर दोनों हाथ रख दिए। मेरा सांस धुंकनी की तरह जलने लगा। मैंने क्लॉक पर निगाह डाली। मुझे वो धुंधला सा होता नजर आया। सुई उस मकाम के करीब पहुंच रही थी जब मेरे पेट में धमाका होना था, जब मेरे जिस्म के परखचे उड़ने थे। मैंने आंखें बंद कर ली। मौत मेरी बंद आंखों में पहुंच चुकी थी। अपने वतन पाकिस्तान के मनाजिर फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगे। फिर एक धमाका सा हुआ, ऐसा धमाका जैसे सादिया का फ्लैट फक से उड़ गया हो। मेरे कानों के पर्दे फट गए। मेरी बंद आंखों में हजारों बिजलियां कौंध गईं। मैं सफेद तरीन, तेज तरीन, गर्म तरीन रोशनी की आग में डूब गया। उसके बाद मुझे होश न रहा। मैं मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। पहले तो मैं ये समझा कि मैं आलम फना से निकलकर आलम बका में आन पहुंचा हूँ। हर शय मुझे धुंध में डूबी नजर आ रही थी। फिर सादिया की शक्ल साफ होती गई। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ और सादिया के फ्लैट में ही हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर नताहत तारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबा रही थी। उसने कहा, देख लो, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहती थी कि लैला की दवाई तील बहदफ होगी। उसने तुम्हारे जिस्म से धमाका खेज महलूल को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें जिंदा देख रही हूँ। मेरे जहन में तरह तरह की ख्यालात आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि यहूदी डॉक्टर का फार्मूला फेल हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने मेरे जिस्म में धमाका खेज महलूल डाला ही ना हो, महज मुझे डराने और राज उगलवाने के लिए मेरे साथ ड्रामा खेला हो। जरूर ऐसा ही हुआ था। लैला का जो शांता बेकार था, ये सब कुछ नफ्सियाती दबाव के तहत हुआ है। मैंने आंखें खोलकर सादिया को देखा। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए मुझे सूप के 2-3 चम्मच पिलाए और बोली, तुम 4 घंटे बेहोश रहे हो, अब तुम आराम करो। मैं नीचे स्टोर में जा रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। दोपहर के बाद सादिया मेरे लिए सैंडविचेस बना कर ले आई। शाम तक मैं बेहतर हो गया। असल में मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, बस जरा नफ्सियाती दबाव का रद्द-ए-अमल था। रात मैंने भरपूर नींद ली। अगले रोज बिल्कुल ताजा दम था। सादिया ने मेरी बहुत खिदमत की। आज भी जब वो दिन याद आते हैं तो मेरा दिल उसके लिए एहसानमंदी के जज्बात से लबरेज हो जाता है। एक वहशत खेज ड्रामे का तारीक बादल छटा तो उस फजा का जायजा लिया जिसमें मैं उस वक्त तक सांस ले रहा था। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स और फौज ने शहर के एक एक मकान को खंगाल डाला था, मगर मैं उनके हाथ ना आ सका। 2 रोज के बाद फसीले शहर के बाहर जो कर्फ्यू लगा था वो उठा लिया गया। लोगों की आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई। मैंने इस दौरान में देखा कि सादिया वाकई एक इंतहाई जीरक और दूरअंदेश एजेंट थी। उसने अपने आप को
यहूदी मजहब और उसकी सकाफत में इस तरह जम कर लिया था कि किसी को उस पर एक लम्हे के लिए भी शक नहीं पड़ सकता था कि वो मुसलमान अरब लड़की है। वो महल्ले में जो इसराइली खवातीन की फलाह बहबूद की एक अंजुमन थी, उसकी सरगर्म रुकन थी। उसे वहाँ हर कोई नादिया मैरिडोना कहकर पुकारता था। मैं यरूशलेम में महफूज नहीं था। मेरी तलाश बराबर जारी थी। इसराइली सिक्योरिटी वाले हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। मौत के मुंह से निकल आने के बाद मैं अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। अब मेरे सामने सोनिया का सुराग लगाने और उसे इसराइल से निकाल कर काहिरा ले जाने का मिशन था। जब से मैं सादिया के फ्लैट में आकर छुपा था, मैंने कदम बाहर नहीं निकाला था। मेरा वहाँ ज्यादा दिन रहना सादिया के लिए किसी खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन सादिया मुसिर थी कि डॉक्टर इकाद वापस यरूशलेम आ गया होगा, लिहाजा वो मेरा चेकअप जरूर करवाएगी। दूसरे रोज रात को एक गोल मटोल सा आदमी हाथ में डॉक्टरों वाला ब्रीफकेस लिए ऐनक लगाए छोटी सी दाढ़ी को खुजाता फ्लैट में दाखिल हुआ। सादिया उसके साथ थी। अंदर आते ही उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। सादिया ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैं पलंग पर नींद दराज था। वो सीधा मेरी तरफ आया और मेरी आंखों के पपोटे हटाकर आंखों को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर फौरन ही ब्रीफकेस में से कुछ आलात निकाले, मेरा ब्लड प्रेशर लिया, दिल की धड़कनें नोट की, उंगलियों के नाखून देखे, फिर सब कुछ ब्रीफकेस में बंद करके जेब से सिगार निकाल कर सुलगा लिया और उसके कश लगाते हुए बोला, इन्होंने इसके साथ ड्रामा किया है। अगर ऐसी वैसी बात होती तो इसके असरात आंखों और खून में जरूर होते, मगर इसकी हर शय नॉर्मल है। फिर सादिया की तरफ देखकर कहने लगा, इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहिए। हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। इसकी तस्वीर हर जगह लगी है। सर मुड़ा हुआ है तो क्या हुआ, इसकी शक्ल साफ पहचानी जाती है। वो अरबी जबान में बातें कर रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर क्या किसी तरह यहाँ मेरी थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? सादिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। डॉक्टर ने सिगार का कश खींचकर गाढ़ा धुआं नथरों से निकालते हुए सर झुका लिया। वो सोच रहा था, कहने लगा, क्यों नहीं हो सकती, मगर यहाँ वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है, इसके लिए हमें खुफिया तरीके से तेल अबीब जाना होगा। सादिया ने सर को नफी में हिलाया और बोली, हरगिज नहीं, इसका तेल अबीब जाना ठीक नहीं है। क्या तुम इसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? डॉक्टर इकाद ने नथने फुलाए, फुनकार कर बोला, मैं कब कहता हूँ कि ये वहां जाए। ये खुद प्लास्टिक सर्जरी के लिए इसरार कर रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्लास्टिक सर्जरी अभी मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुझे अपनी इसी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। मैंने कई रोज से शेव नहीं बनाई थी। ये सोचा कि फ्रेंच कट, छोटी सी नोकीली दाढ़ी और बारीक मूछें रख लूं, सुनहरी फ्रेम वाली आम सफेद शीशों की ऐनक लगा लूं और हुलिया यहूदी राहिबों जैसा बनाकर सोनिया की सुराग रसानी को निकल पड़ूं। मगर सोनिया के बारे में हमें ताज़ा तरीन मालूमात मुयस्सर नहीं थी। मेरे इस्तफसार पर डॉक्टर इकाद बोला, 10 रोज पहले हमें पता चला था कि सोनिया को तिल अबीब से किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना कर दिया गया है। अभी उसका कुछ इल्म नहीं है। सादिया बोली, लेकिन डॉक्टर, हमें हर हालत में उसका सुराग लगाना है, यही हमारा सबसे अहम मिशन है। डॉक्टर इकाद चंद लम्हे अपनी दाढ़ी को खुजाता रहा, फिर ब्रीफकेस उठाकर बाहर जाते हुए बोला, सादिया, मैं कल सोनिया के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके आऊंगा। अपने दोस्त को यहाँ से बाहर कदम मत रखने देना। इसकी तस्वीरें रेस्तौरानों में भी चिपका कर दी गई हैं। मुझे अब इसकी कुछ परवाह नहीं थी। मैं एक अलमनाक धमाका खेज मौत से बच गया था। मेरे अज़ाइम पहले से भी बुलंद थे और मैं यहूदी इंटेलिजेंस की पूरी बटालियन से टक्कर ले सकता था। ये मेरा गैर मुतज़लज़ल अज़्म था कि पाकिस्तानी मासूम लड़की सोनिया को हर हालत में इसराइलियों के पुरतशद्दुद कैद से आज़ाद करवा कर अपने साथ बॉर्डर क्रॉस करवाना है। मैंने वो सारा दिन और सारी रात सादिया के फ्लैट में गुजारी। दूसरे दिन डॉक्टर इकाद हाथ में ब्रीफकेस लिए सादिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके खुफिया ज़राए के मुताबिक सोनिया को तिल अबीब के कुर्बो जवार में किसी जगह पोशीदा रखा गया था। ये मालूम नहीं हो सका था कि ये मकाम कहाँ पर वाक़ है। डॉक्टर इकाद ने सिगार सुलगाते हुए कहा, तिल अबीब के कुर्बो जवार में इसराइली वजारत दिफा की कुछ इंतहाई अहम फौजी तमसीबात हैं, जिनमें सबसे अहम जमीन दोज एटमी मिसाइलों का खुफिया अड्डा है। सादिया ने डॉक्टर इकाद की बात काटते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सोनिया को उन्होंने उस एटमी मिसाइलों की ये जमीन दोज तहखाने में छुपाया होगा? डॉक्टर इकाद ने इस तरह सादिया की तरफ देखा जैसे उसे बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया। सिगार उंगलियों में घुमाते हुए बोला, तुमने मुझे पूरी बात करने का मौका नहीं दिया। सादिया, मैं ये कहना चाहता था कि उन तनसीबात के करीब फौजी चौकी भी है जहां तकरीबन एक बटालियन फौज हर वक्त लैस रहती है। बहुत मुमकिन है कि सोनिया को उसी फौजी चौकी में मुंतकिल कर दिया गया हो। सादिया उठकर सिंगार मेज के पास गई, बालों में से पिन निकाल कर दराज में रखा और पलट कर बोली, इसका मतलब है कि सोनिया को वहां से निकालना अब मजीद मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने डॉक्टर इकाद से कहा कि अगर किसी तरह इस अमर को यकीन हो जाए कि सोनिया उसी फौजी चौकी में ज़ेर हिरासत है, तो फिर यकसुई से कुछ सोच समझ कर मनसूबाबंदी की जा सकती है। डॉक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। हाँ, इस अमर की तस्दीक बहुत जल्द कर दी जाएगी। सादिया बोली, इतना ख्याल रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। डॉक्टर
इकाद ने कोई जवाब न दिया, सर पर हेड जमाया और ब्रीफकेस उठाकर सीढ़ियां उतर गया। सादिया ने पलट कर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम आराम करो, मैं स्टोर में जा रही हूँ। मेरे जहन में एक मंसूबे का इब्तिदाई खाका तैयार होना शुरू हो गया है। जहन बड़ी तेजी से उस खतरनाक मंसूबे के तमाम अज्जा और कवायफ जमा कर रहा है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि सोनिया वहीं जंगी तनसीबात की फौजी चौकी में है। उसकी तस्दीक अगले रोज ही हो गई। डॉक्टर इकाद ने फोन करके खुफिया कोड में सादिया को इत्तला की कि सोनिया सद्दूम की चौकी में नजरबंद है और कायरा में होने वाली अरब ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में उसकी नजरबंदी को इसराइल ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका है। ये कॉन्फ्रेंस 10 रोज बाद शुरू होने वाली है। मिस्ट्री हेडक्वार्टर की तरफ से सादिया को खुफिया सिग्नल मौसूल हुआ कि सोनिया की बाजियाफत का काम सुस्त क्यों पड़ गया है। उसे जैसे भी हो दुश्मन की कैद से निकाल कर मिस्र पहुंचा दिया जाए। मैं और सादिया सर जोड़कर बैठ गए। उस वक्त मेरे जहन में खतरनाक मंसूबा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। जब मैंने उसका जिक्र सादिया से किया तो वो एक पल के लिए हैरान सी होकर रह गई। सपाट नजरों से मेरा मुंह तकने लगी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे समझाया कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने का अज़्म रखता हूँ। इस पर वो बोली, मुझे तुम्हारे अज़ाइम की पुख्तगी पर शक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम अकेले ये काम नहीं कर सकोगे। ये एक आदमी का काम नहीं है। मैंने सादिया का हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, मैं बुनियादी तौर पर एक जांबाज कमांडो हूँ जिसे तनहा मार के सरअंजाम देने की ट्रेनिंग दी गई है। मुझे यकीन है कि अगर बदनसीबी आड़े ना आई तो मैं ये मार्का सर कर लूंगा। मुझे सिर्फ एक साथी की जरूरत होगी। सादिया गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे से अयां था कि वो इस खतरनाक मिशन में मेरी जान चले जाने के बारे में फिक्रमंद है। उसने सोच की गहरी लहरों से उभरते हुए पूछा, तुम्हें किस किस्म के साथी की जरूरत है? मेरी निगाहें सादिया के चेहरे पर जमी थी। मैंने कहा, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो न्यूक्लियर हेड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निक को बखूबी जानता हो। सादिया एक बार फिर सोच में डूब गई। इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर इकाद से बात करनी होगी। हमारे फलस्तीनी कमांडोज में कुछ ऐसे मुजाहिद हैं जिन्हें खास तौर पर एटमी तनसीबात तबाह करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सादिया की इस इत्तला ने मेरे अज़ाइम को मजीद तक़वियत अता की, क्योंकि मेरी स्कीम एक ऐसे आदमी के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती थी जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्निक से बखूबी वाकिफ हो। अभी 2 मरहले बाकी थे। पहला मरहला इसराइल की न्यूक्लियर हेड अंडरग्राउंड तनसीब का मुकम्मल नक्शा हासिल करना था और दूसरा काम एटमी तनसीब के खुफिया कोड वर्ड का हुसूल था। मजीद ये भी मालूम करना था कि कहीं वहाँ का खुफिया कोड या पासवर्ड कहीं रोज के रोज तो तब्दील नहीं किया जाता। सादिया बोली, इस बारे में डॉक्टर इकाद ही हमें कारामद मशवरा दे सकता है। मैं आज ही उसे बुलाती हूँ, मगर तुम एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अगर जरा सी भी कहीं भूल चूक हो गई तो इसका नतीजा इंतहाई भयानक निकल सकता है। मैंने कहा, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मेरी और मेरे साथी की जान जाएगी और कुछ नहीं होगा। और कमांडो जान हथेली पर रख कर अपने मिशन पर रवाना हुआ करता है। सादिया ने डॉक्टर इकाद को फोन किया कि मेरी तबीयत फिर खराब हो गई है, बराए मेहरबानी मुझे रात को आकर इंजेक्शन लगा दीजिएगा। वो समझ गया कि सादिया किसी अहम काम से बता रही है। रात 8 बजे के बाद वो स्टेथोस्कोप गले में लटकाए सिगार पीता छोटी सी दाढ़ी खुजाता आ गया। सादिया ने स्टोर बंद कर दिया था। हम तीनों उसके ऊपर वाले कमरे में बैठ गए। सादिया कॉफी बनाकर ले आई। खिड़की पर पर्दा गिरा दिया गया था। डॉक्टर इकाद ने दिखावे के तौर पर ब्रीफकेस में से सिरिंज और इंजेक्शन की ट्यूब निकाल कर छोटी मेज पर रख ली। मैं सोफे पर बैठा था। सादिया पलंग पर नीम तराज हो गई। जब सारा मसनूई सेट लग गया तो डॉक्टर इकाद ने सिगार को होंठों के कोने में दबाते हुए हाथ सदरी में फंसा लिए और सोफे पर जरा पीछे झुक कर बोला, अब बताओ मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है, क्योंकि तुम्हारा यूं बार बार मुझे फोन करना ठीक नहीं है। सादिया ने कहा, डॉक्टर इस वक्त एक इंतहाई अहम मिशन के सिलसिले में तुम्हारे मशवरे बल्कि तुम्हारे ताउन की जरूरत है। डॉक्टर इकाद ने गर्दन एक तरफ करते हुए पूछा, कौन सा मिशन? सोनिया की बरामदगी का मिशन। सादिया ने मेरी तरफ देखा, तुम खुद ही अपने मिशन की तफसीलात डॉक्टर को बता दो। अब डॉक्टर की तवज्जो मेरी तरफ हो गई। उसने अपनी क्रिंजी आंखें मुझ पर जमा दी और धीमी पुरसुकून आवाज में बोला, क्या करना चाहते हो तुम? मैंने डॉक्टर इकाद को अपने खतरनाक मिशन की तमाम तफसीलात वजाहत के साथ बयान करनी शुरू कर दी। डॉक्टर इकाद का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने मुंह से सिगार निकाल कर एस्ट्रे में मसल दिया और सोफे पर आगे को हो गया। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं और वो हमदन गोश होकर मेरी स्कीम की तफसीलात सुन रहा था। जब मैं पूरी वजाहत के साथ उसे अपना मिशन बयान कर चुका तो वो पीछे होकर सोफे में धंस गया। सदरी की जेब में से नया सिगार निकाल कर सुलगाया और उसका कश खींचकर आहिस्ता आहिस्ता धुआं छोड़ने लगा। सादिया बोली, डॉक्टर क्या तुम ये नहीं समझते कि महज एक सिफारतकार की बेटी को बरामद करवाने के लिए ये मिशन ज्यादा खतरनाक और भयानक नतायज का हामिल भी हो सकता है? डॉक्टर सिगार का कश लगाते हुए बोला, सवाल एक दोस्त मुल्क के सिफारतकार की अगवाशुदा बच्ची सोनिया को बरामद कराने का ही नहीं है। सोनिया की
आड़ में इसराइल तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन और मिस्री हुकूमत को ब्लैकमेल करेगा। इससे हमारे कॉज को शदीद धचका लगने का अंदेशा है। सादिया ने कहा, इसका मतलब है कि तुम इस मिशन की हद में हो। डॉक्टर इकाद उठकर टहलने लगा।